शुरू करूं मैं? हाँ मैम। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप? अच्छा, अब जैसे मुझे पता चला कि आप लोगों ने लेसन जो है 1.4 रेवतीज मैजिकल प्लांट, आप लोगों ने कल जो मैंने समझाया था, एक्सप्लेन किया था लेसन, वो आपने पढ़ा है। ठीक है, तो अगर तो कोई आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझसे पूछ सकते हैं जब भी आप ज्वाइन करेंगे। अभी हम आज क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं और बैक एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं अब आपके साथ, मैम मेरे को आप वो दे दीजिए शेयर करने का, होस्ट बना दीजिए मैम मुझे। संगीता मैम मुझे होस्ट बना दीजिए, वो शेयर करना है मुझे। थैंक यू। तो आज हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं और थोड़ी सा ग्रामर साथ में ले लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ये आपका लेसन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, रेवतीज मैजिकल, सॉरी म्यूजिकल प्लांट्स। रेवती का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था अपने पिछले लेसन में, कि रेवती भी एक तरह का राग है। कर्नाटक म्यूजिक में एक राग है रेवती। तो ये नाम जो है बिल्कुल अनुरूप है, जो लेसन का जो कंटेंट है, जो पार्ट है आपका, उसके बिल्कुल अनुरूप है कि हम म्यूजिक की ही बात करते हैं और ऐसे प्लांट्स की बात कर रहे हैं जो कि म्यूजिक लवर हैं, लाइक रेवती, बिकॉज रेवती इज ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाई डिड रेवती शिफ्ट द बाल्सम प्लांट टू द सेंटर ऑफ हर कोर्टयार्ड? कोर्टयार्ड का मैंने मतलब आपको बताया था, जैसे उसको आंगन बोलो या प्रांगण बोलो। तो रेवती ने अपने प्लांट्स को क्यों शिफ्ट किया था टू द सेंटर ऑफ द कोर्टयार्ड? तो उसका आंसर ये है कि बाल्सम हैड पेल ग्रीन लीव्स। आपको ये हाईलाइटेड आंसर दिख रहा होगा, और ये सारे आंसर्स मैं आपको रिसोर्स मटेरियल में भी भेज दूंगी, लेकिन अभी आप इस पे गौर करें। दे हैड पेल ग्रीन लीव्स एंड देयर ग्रोथ वाज स्टंटेड। स्टंटेड का मतलब होता है रुकी हुई ग्रोथ, ऐसी ग्रोथ जो ना हो रही हो, जो प्लांट्स आगे बढ़ ना रहे हो, और जिनके जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, वो पेल ग्रीन हो गए। अब अगर पौधा अच्छा फलता फूलता है तो उसके पत्ते भी बहुत हरे हरे होते हैं, नरम होते हैं, पर ये जो है पेल ग्रीन लीव्स थी। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप उसका आंसर यही देंगे कि दे हैड पेल ग्रीन लीव्स एंड देयर ग्रोथ वाज स्टंटेड. She remembered she had learned in the lower classes that plants need light for normal growth. तो अब उसने क्यों कोर्टयार्ड में अपने प्लांट्स को शिफ्ट किया? उसका आंसर ये है कि जब वो छोटी थी, उसने अपने बचपन में अपनी छोटी क्लास में ये पढ़ा था कि प्लांट्स को ग्रोथ के लिए सनलाइट की जरूरत होती है। एंड सिंस दे वर प्लेस्ड एट अ कॉर्नर in the courtyard where the plants were not getting sufficient sunlight. इसका मतलब हुआ कि प्लांट्स ऐसी जगह रखे हुए थे जहां पर उनको भरपूर रोशनी, सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही थी। तो वो सब दिमाग में रखकर रेवती ने उनको कोर्टयार्ड में सेंटर में कर दिया था। आई होप आपको ये वाला आंसर समझ आ गया हो। दूसरा है, नेम द राग दैट रेवती वॉज फॉन्ड ऑफ। वो कौन सा राग है जिसका रेवती को बहुत, जो मन को उसको भाता था, उसको बहुत अच्छा लगता था, और वो वही बजाती थी बार बार। और उस राग को सुन के जो एक चमत्कार हुआ, वो अब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप बोलेंगे, शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ राग मोहनम। राग मोहनम एक ऐसा राग है बेटा जो कि आपकी सारी टेंशन, स्ट्रेस को दूर कर देता है। ठीक है, अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है, क्लास चालू झाला आहे पण इथे नेटवर्कच नाही. येस येस. सो आई एम हैप्पी दैट वन स्कूल हैज जॉइन. ये कौन सा स्कूल है गर्ल्स? मैं जान सकती हूँ कौन सा स्कूल है? आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज.
चलिए मैं अपना अभी आगे बढ़ती हूँ इसमें। तो राग मोहनम जो था, दैट वाज द फेवरेट राग ऑफ रेवती, which she played frequently, बार बार वो उसको प्ले करती थी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड रेवती नोटिस अबाउट हर पॉटेड प्लांट। ये मैं इस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, मैंने इसको अलग से दिखाया है बॉक्स में। तो रेवती ने क्या नोट करा कि उसके प्लांट्स को क्या हो रहा था। ये गर्ल्स कौन सा स्कूल है? विषय, गुड इवनिंग बच्चों, आवाज उठाएगा तुम्हारा? गुड इवनिंग। ओके, सब लोग बैठ जाए एक सेकंड। ये मेरे ख्याल से संगीता मैम दोबारा गायब हो गए शायद। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड रेवती नोटिस अबाउट हर पॉटेड प्लांट। उसने अपने पॉटेड प्लांट की ऐसी कौन सी विशेष बात नोट करी, क्या था? तो उसका आंसर मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। शी नोटिस्ड अ मूवमेंट इन हर पॉटेड प्लांट्स, दे वर स्लोली मूविंग देयर स्टेम्स, बेंडिंग स्लाइटली टुवर्ड्स हर। तो उसने क्या नोट किया कि जब भी वो राग बजाती थी, उसके जो प्लांट्स थे वो एक हरकत दिखाते थे, एक मूवमेंट दिखाते थे। ठीक है, मूवमेंट का मतलब हरकत दिखाते थे, और वो धीरे धीरे रेवती की तरफ बेंड हो जाते थे, क्योंकि उनको वहीं से सुनने को मिलता था गाना। She wondered why they were moving as there were no breeze, और हवा ना होते हुए भी वो हिल रहे थे। अब आपको इतना समझ आ गया? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड रेवती कंफर्म हर न्यू डिस्कवरी। अब डिस्कवरी का अर्थ है कि उसने क्या खोज की। ठीक है, और क्या खोज की थी रेवती ने? खोज ये थी कि प्लांट्स भी म्यूजिक लवर होते हैं, और उसके प्लांट्स जो उसने बालसम प्लांट्स रखे हुए थे वो भी उसके राग मोहनम से मोहित होकर रेवती की तरफ झुक जाते थे। ओके, they used to bend towards Revati. Revati sat on the bench and played a different tune. ये मैं अब यहाँ से पढ़ रही हूँ, मैंने अभी थोड़ा सा आपको दिखा दिया कहाँ से पढ़ रही हूँ। रेवती sat on the bench. रेवती किस पे बैठ के? बेंच पे बैठ के she played a different tune, one with a quick rhythm. अब उसने जो डिस्कवरी, जो खोज की थी, उसको कैसे कंफर्म किया था? उसने कैसे निश्चय कर लिया, कैसे सोच लिया कि प्लांट्स जो हैं वो भी म्यूजिक लवर हैं, वो भी संगीत प्रेमी हैं? तो उस चीज को कंफर्म करने के लिए रेवती ने एक काम किया, और वो ये था कि उसने एक और म्यूजिक प्ले किया जो कि फास्ट था। ठीक है, जो कि बहुत जल्दी जल्दी बजाया उसने। She suddenly saw all plants turn away from her as though they did not like what she was playing. और फिर उसने क्या नोट किया? That plants जो थे, they turned away from her. वो प्लांट्स जो अभी तक उसकी तरफ बेंड हो रहे थे, वो अब उसकी तरफ से हटकर दूसरी तरफ बेंड हो गए। और ऐसा क्यों हुआ? Because this time plants did not like the music. ठीक है, तो इससे रेवती को ये कंफर्म हो गया, ये निश्चित हो गया कि प्लांट्स जो है उसके राग मोहनम से ही मोहित होकर उसकी तरफ झुक रहे थे। मैं ये बात बार बार दोहरा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। Then she started playing her favorite tune again, and the plants slowly straightened themselves and bent towards her. और अब उसने क्या किया? अब रुककर उसने अब अपना वाला जो राग था, राग मोहनम, वो बजाया। और जैसे ही राग उसने मोहनम बजाया तो क्या हुआ? जो प्लांट्स दूसरी तरफ झुक गए थे, अब वो दोबारा रेवती की तरफ झुक गए थे। ओके, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अब कर रही हूँ पेज नंबर 18 पे। What change did Revati notice about her potted plants? रेवती ने क्या चेंज नोट किया? Revati found her potted plants not only taller and healthier than the other balsam plants. The flowers were big and brightly colored, and one of the plants had an unusual kind of flower. अब बेटा बालसम जो प्लांट होता है वो हमेशा सफेद
या पिंक फ्लावर्स देता है, व्हाइट या पिंक, जिसे कहते हैं सफेद या गुलाबी, हल्का गुलाबी उनमें फूल खिलते हैं। पर रेवती ने नोट किया, क्या नोट किया उसने? अब ये तो उसको निश्चित हो गया था कि प्लांट्स जो है वो म्यूजिक लवर हैं, क्योंकि उनका झुकाव जो है रेवती की तरफ तभी होता था जब वो राग मोहनम गाती थी। और दूसरी बात उसने क्या नोट करी कि जो प्लांट्स उसके म्यूजिक को सुन रहे थे वो अब बहुत हेल्दी हो गए थे। तो अब ये देखो, आपको समझ में आया, शुरू में हमने लेसन के शुरू में रेवती ने क्या नोट किया था कि फ्लावर्स वर पेल ग्रीन इन कलर एंड दे लुक वीक। ठीक है, वीक का मतलब कमजोर। और अब क्या नोट किया कि प्लांट्स, द फ्लावर्स वर बिग, अब वो बहुत बड़े फूल थे और बहुत कलरफुल थे। एंड वन ऑफ द प्लांट्स हैड एन अनयूजुअल काइंड ऑफ फ्लावर, एक प्लांट का तो एक अजीब ही सा फ्लावर था। और ये जो मैंने आपको पिछली क्लास में जब मैंने यहाँ लेसन पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि वो फ्लावर्स जो थे मोव कलर के थे। मोव का मतलब हल्के बैंगनी कलर के, वो पिंक नहीं थे, वो व्हाइट नहीं थे, वो अनयूजुअल कलर था और वो थे मोव कलर, और उनके ऊपर हल्की हल्की धारियां थी जिनको हम इंग्लिश में स्ट्राइप्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसने, रेवती ने, शी blinked for a few minutes for there was neither the pot, sorry I'm so sorry, तो उसने ये नोट कर लिया। और अगर ये क्वेश्चन आता है व्हाट चेंज रेवती नोटिस्ड इन हर प्लांट्स, तो आप इसका जवाब यही देंगे जो मैंने यहाँ से येलो से हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड, मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला पढ़, ठीक है, what shock did रेवती receive on the prize distribution day, जिस दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे था। अब आपको पता है, मैंने पिछली क्लास में आपको ये बताया था कि रेवती had decided to join or to participate in the best plant competition। बेस्ट प्लांट कॉम्पिटिशन का मतलब होता है जो सबसे अच्छा प्लांट है, जो सबसे हेल्दी प्लांट है, उसके ओनर को, जो उसका मालिक है, उसको प्राइज देना। ठीक है, और ये कंपटीशन, ये प्रतियोगिता उन्हीं की कॉलोनी में थी, जहां वो रेवती रहती थी, वहीं की कॉलोनी में ये प्रतियोगिता कंपटीशन था। तो क्या हुआ जिस दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, जिस दिन पार्टिसिपेशन था बेस्ट प्लांट कंपटीशन में, उस दिन ऐसा क्या हुआ कि रेवती वो शॉक्ड। शॉक्ड का मतलब वो अच्छा, उसको एकदम धक्का लगा कि ये क्या हुआ। और वो ये था कि जब वो सुबह उठी, शी गॉट अप इन द मॉर्निंग, अब मैं यहां से पढ़ रही हूँ बेटा, ये वाला आंसर है मेरा, कि जब when she got up in the morning and went straight to the courtyard to see her plants, Revati blinked for a few minutes, for there was neither the pot nor the plants। और जब रेवती वहां पहुंची, जहां उसने कोर्टयार्ड में रखा था अपना पॉट, उसकी, वो आश्चर्यचकित रह गई। आई मीन शी वाज सरप्राइज्ड, शी वाज शॉक्ड, क्योंकि वहां पर ना तो प्लांट था और ना पॉट्स थे, वहां से तो प्लांट्स और पॉट्स दोनों ही हट चुके थे। अब आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि उसने अपनी ये वाली जो डिस्कवरी थी, जो खोज की थी प्लांट्स के बारे में, अपने किसी के साथ शेयर नहीं किया था, उसने अपनी मम्मी के साथ भी नहीं शेयर किया था। ठीक है, तो अब उसको ये लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी मदर ने वहां से हटा दिया हो प्लांट्स। ठीक है, क्योंकि उनको तो नहीं पता था कि रेवती जो है, उसकी इंटेंशंस थे, वो चाहती थी बेस्ट प्लांट कंपटीशन में, प्रतियोगिता में भाग लेना। तो उसने अपनी मम्मा से पूछा, इधर उधर देखा, उसे कहीं नहीं मिला। एंड इसीलिए यहाँ पे लिखा है न्यू नो बाउंड्स। किसको कहते हैं? ग्रीफ। रेवतीज ग्रीफ न्यू नो बाउंड्स, इसका मतलब उसका दुख की कोई सीमा नहीं थी। ठीक है, एक सीमा निर्धारित करते हैं ना हम, बाउंड्री सेट करते हैं कि हम इसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे, हम इसके आगे नहीं जाएंगे। तो ऐसा दुख जो कि जिसकी कोई, जो चरम सीमा पे था, उसको बहुत दुख हुआ। और इसलिए दुख नहीं हुआ, मैं आपसे अगर जानना चाहूं कि दुख आखिर क्यों हुआ, इसलिए दुख हुआ क्योंकि उसको लालच था प्राइस का? नहीं, उसको प्राइस का कोई लालच नहीं था। उसको दुख था क्योंकि वो प्लांट्स, वो उसके जो पौधे थे, वो रेवती के फ्रेंड्स बन गए थे, क्योंकि वो अब उसका साथ देते थे, उसके साथ साथ रहते थे, उसके हर गीत पे, गाने पे झूमते थे। तो आपको ये मैंने हाईलाइट करके, हालांकि आपके यहाँ पर मीनिंग दिया है हैड नो लिमिट्स,
पर मैंने इसको आपको हिंदी में यही समझाया कि जिसकी सीमा का, जो अपनी सीमा जिसकी हो ना, ठीक है, जिसका कोई बाउंड्री ना हो, जिसकी कोई मतलब उसकी इतना ग्रीफ, इतना दुख हुआ उसको, और दुख का कारण ये था कि वो उसके अब दोस्त बन गए थे। अब मैं इसमें आगे चलती हूँ। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए रखे थे ताकि आप एग्जाम में ये वाले क्वेश्चंस आए तो आप उनका जवाब दे सको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड रेवती प्रूव टू द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द कॉम्पिटिशन दैट द प्लांट्स ट्रूली बिलोंग टू हर? रेवती ने कैसे बताया उन ऑर्गेनाइजर्स को कंपटीशन के कि वो प्लांट्स जो रखे हुए थे वहां पर वो उसके थे? अब इसके बीच में मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कि रेवती का मन नहीं था कंपटीशन में आने के लिए, क्योंकि उसके प्लांट्स चोरी हो चुके थे और उसे नहीं पता था कि किसने चोरी किए। ठीक है, तो उसका मन बहुत दुखी था, लेकिन उसके फ्रेंड्स ने उसको कंपेल किया, दे आस्क्ड, रिक्वेस्टेड हर to participate, to be there at least in the event. अब वो पार्ट नहीं ले रही थी, वो भाग नहीं ले रही थी, क्योंकि उसके पास तो प्लांट्स थे ही नहीं, लेकिन उसको वहां पर उन्होंने बुला लिया कि इवेंट में तो चलो। तो वो बहुत दुखी मन से वहां पहुंच गई, और जब वो पहुंची तो वो अचंभित थी, क्योंकि ऐसा क्या था, वहां उसने रखे हुए प्लांट्स के बीच में अपना प्लांट, बालसम प्लांट को देखा, और वो अपने प्लांट को पहचान गई थी, क्योंकि बालसम प्लांट उसी का ही था जिसके की फूल एक अलग कलर के थे। अभी मैंने शुरू में आपको बताया ना कि वो दे वर नीदर पिंक नॉर वाइट, दे वर मोव इन कलर, वो हल्के बैंगनी कलर के थे और उनके ऊपर स्ट्राइप्स थे। दे वर ऑफ अनयूजुअल साइज, उनका जो साइज था वो भी जो है आकार वो बहुत बड़ा था फूलों का। तो वो अपने फूलों को और अपने पौधे को पहचान गई। अब उसने ऑर्गेनाइजर से ये बात बोली कि ये मेरे प्लांट्स हैं जो कि चोरी हो गए थे, पर ऑर्गेनाइजर्स ने मानने से मना कर दिया, क्योंकि रेवती तो एक छोटा सा बच्चा था ना, तो उन्होंने नहीं बिलीव किया। और दूसरा, रेवती ने जिसका नाम लिया वो लेडी हर समय मतलब हर साल या जब भी वो इवेंट होता था उसमें पार्ट कर लेती थी, तो उनको लगा कि इतनी बड़ी औरत उम्र की कैसे चोरी कर सकती है, ये बच्ची को ही कुछ गलत लगा होगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आपको मैं दोबारा बता रही हूँ, हाउ डिड रेवती प्रूव टू द ऑर्गेनाइजर्स? अब ऑर्गेनाइजर्स से जब बहस करी रेवती ने कि नहीं ये तो मेरे पौधे हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर तुम्हारे हैं तो प्रूव करो। ठीक है ना, तो अब रेवती ने कैसे प्रूव करेगी? शी सैट नियर हर प्लांट्स विद हर वायलिन एंड स्लोली स्टार्टेड प्लेइंग हर फेवरेट राग। तो रेवती ने कैसे प्रूव किया ये चीज कि ये उसके प्लांट्स थे? रेवती को ये याद आया कि उसके प्लांट्स म्यूजिक लवर थे, और वो जब भी राग मोहनम बजाती थी, whenever she used to play राग मोहनम, they used to react, वो हमेशा उसकी तरफ बढ़ जाते थे, उसकी तरफ झुक जाते थे। तो रेवती घर भाग कर गई और अपना वायलिन, जो कि वाद्य होता है म्यूजिक का, उसको लेकर आ गई। आकर उसने उस वायलिन को जब बजाया तो क्या हुआ? As she played on and on, their stems bent towards Revati as though they wanted to touch her in their happiness. ये मैं यहाँ से रीड कर रही हूँ। अब बच्चों, ये जो मैंने येलो येलो में लिखा हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है अपने लेसन में, ये आपका कंप्लीट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? She sat near her plants with her violin and slowly started playing her favorite raga. As she played on and on, their stems bent towards Revati as though they wanted to touch her in their happiness. वो खुशी के मारे वो झुकते चले गए किसकी तरफ? रेवती की। ठीक है, और इस तरह से रेवती ने ये प्रूव कर दिया ऑर्गेनाइजर्स को कि वो प्लांट्स उसके थे। What helped Revati to claim her plants? Her belief in magic या in belief in her conviction? अब ये क्वेश्चन मैंने आप ही के इसी पार्ट में से लिया है, मैं दिखा देती हूँ कहाँ पर है। ये वाला आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ये F। ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले आई हूँ। क्यों ले आई हूँ? क्योंकि इसका आंसर है
कि रेवती जो है किस चीज में बिलीव करती थी? शी बिलीव्ड इन कन्विक्शन. व्हाट इज कन्विक्शन? व्हाट इज कन्विक्शन बेटा? किसी को कन्विंस करना, किसी को, ये कन्विक्शन विल बी एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, ये एक भाववाचक संज्ञा कहलाई जाएगी. कन्विक्शन का मतलब होता है कि जब आप किसी को कन्विंस कर देते हो, भरोसा दिला देते हो कि वो चीज जो आप कह रहे हो वो सच है, ठीक है. और उस चीज का भरोसा दिलाने के लिए कई बार आपको कई प्रमाण देने पड़ते हैं, प्रूफ देने पड़ते हैं. ओके, प्रूफ. अब यहाँ पे प्रूफ जो है रेवती ने गाना गा के करा, क्योंकि उसके प्लांट्स म्यूजिक लवर्स थे, राइट. तो आप वो आंसर जो मैंने ऊपर मार्क करके अभी आपको बताया था, आप वही चीज यहाँ पर लिख सकते हो इस क्वेश्चन के लिए भी, वही आंसर बनेगा. अभी आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि मैं आपको ये सारा मटेरियल भेज दूंगी ताकि आप लोगों को बिल्कुल आंसर्स का पता हो और परेशानी ना हो किसी भी प्रकार की. अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स. आप लोग तैयार हो? ठीक है. At first, Revti's plants did not look normal and healthy because, अब यहाँ पर जो है आपको रीजन देना है. उन्होंने तो स्टेटमेंट दे दिया, उन्होंने बोला आपने स्टोरी पढ़ ली है, और अब इन्होंने एक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि आप एक वाक्य देते हो, ठीक है. आप कुछ कहते हो, आप उसको, उसका एक रीजन देना है, उसका एक वो ऐसा क्यों हुआ इसका एक जवाब देना है. तो इसका जवाब हमारी स्टोरी पे या स्टोरी में से क्या बनेगा कि एट फर्स्ट रेवती प्लांट्स डिड नॉट लुक नॉर्मल एंड हेल्दी. शुरुआती में प्लांट्स आपको पता है ना पेल ग्रीन थे एंड वीक थे, बिकॉज, तो उसका आंसर यही बनेगा दैट दे हैड पेल ग्रीन लीव्स एंड देयर ग्रोथ वाज स्टंटेड. ये यहाँ पे एक्चुअली में मैंने जब स्टंटेड लिखा तो वो छुप गया है उसके अंदर, वो कंप्लीट आ नहीं रहा है. अब शायद आपको दिख रहा होगा, इट इज स्टंटेड. मैंने क्लिक करा है तो आपको स्टंटेड दिख रहा होगा, लेकिन जब मैं इसको क्लिक छोड़ देती हूँ तो ये ईडी गायब हो जाता है इसका. ओके. When Revati played her favorite raga, the plants began to move because, अब जब रेवती अपना राग फेवरेट राग मोहनम गाती थी या बजाती थी वायलिन, the plants began to move, plants मूव करते थे. बिकॉज, तो उसका क्या जवाब बनेगा? अभी हम बोल रहे थे बार बार दैट दे लाइक हर म्यूजिक, दे वर म्यूजिक लवर्स. आप ये भी लिख सकते हो दे वर म्यूजिक लवर्स, या आप ये लिखोगे दे लाइक हर म्यूजिक. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट, रेवती's ग्रीफ न्यू नो बाउंड्स. अभी हमने डिस्कस किया था ना न्यू नो बाउंड्स का मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, ठीक है, और ग्रीफ का मतलब दुख. तो रेवती को दुख क्यों था? क्योंकि उसके प्लांट्स वहां से गायब हो गए थे, तो उन्होंने यहाँ पे बिकॉज लगाया है. अब बिकॉज का फिर यही तो जवाब होगा ना कि रेवती's ग्रीफ न्यू नो बाउंड्स बिकॉज हर पॉटेड प्लांट्स वर मिसिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कोर्टयार्ड. उसके आंगन के बीचों बीच जो उसने प्लांट्स रखे थे, पॉट रखा था, वहां से वो प्लांट्स गायब हो चुके. ठीक है, तो इसलिए रेवती बहुत दुखी थी. ओके. B. Revati was confident of proving her ownership of her pot of plants because रेवती ने बड़े ही कॉन्फिडेंस का मतलब बहुत भरोसे के साथ उसने ये प्रूव कर दिया कि वो प्लांट्स उसके थे. ओनरशिप का मतलब आप किसी चीज की ओनरशिप लेते हो ना कि ये मेरा है, ठीक है, यू ओन इट. ओन का मतलब ये हमारी चीज है, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं ओनरशिप of her pot of plants because Revati shared a secret with her plants and they were music lovers. क्या secret था? What was the secret that Revati had shared with the plants? रेवती ने ऐसा कौन सा सीक्रेट था प्लांट्स के साथ जो उसने किसी को नहीं बताया था, अपनी मम्मा को भी नहीं बताया था? एंड दैट वाज दैट दे वर म्यूजिक लवर्स, दे लव्ड हर म्यूजिक एंड व्हेनेवर शी प्लेड राग मोहनम दे वुड बेंड टुवर्ड्स हर as if trying to touch her in happiness. बेटा मैं बीच बीच में इंग्लिश में इसलिए बोलती हूँ ताकि आप थोड़े फेमिलियर हो जाओ इंग्लिश के वर्ड से, राइट. और फिर आया रेवती वन द प्राइज फॉर द बेस्ट प्लान बिकॉज. रेवती को प्राइज क्यों मिला? ऑर्गेनाइजर तो मना कर रहे थे कि नहीं ये आपका नहीं हो सकता, आप बताओ कैसे.
तो बट रेवती को लास्ट में मिल गया था प्राइज। तो वो क्यों मिला, कैसे मिला? तो बिकॉज दे वर कन्विंस्ड दैट द प्लांट्स वर हर्स। मैंने अब दोबारा क्लिक करा है ताकि आपको हर्स दिखाई दे, ठीक है, वो उसके थे। और यहाँ पे अगर मैं एक क्लिक बाहर करती हूँ तो ये दोबारा गायब हो जाता है, ERS। एनीवेज हम में आपको मिल जाएंगे। What did रेवती डिस्कवर अबाउट हर बाल्सम प्लांट्स? और ये सारे क्वेश्चंस जितने भी आपके बैक में हैं, ये सब मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, जो आपके लेसन में अभी मैंने शुरू में करे, ये सब वही क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको इनके आंसर्स मैंने हाईलाइट कर रखे हैं और ये मैं आपको भेज दूंगी। और इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अब बेटा आप लोग संज्ञा तो आपको पता ही होगी, जिसको हम इंग्लिश में नाउन बोलते हैं, ठीक है। और ये नाउन कुछ भी हो सकता है। व्हाट इज अ नाउन? संज्ञा क्या चीज होती है? किसी भी चीज, किसी भी वस्तु, किसी भी जगह, किसी भी इंसान, किसी भी जानवर का कोई भी नाम हो, ठीक है ना। नेम ऑफ एनी पर्सन, एनिमल, प्लेस या थिंग। प्लेस मतलब जगह, थिंग मतलब चीज, कोई भी चीज, वस्तु, ठीक है। पर्सन मतलब हम लोग, और जगह, एक सेकेंड, सॉरी, ठीक है। और नेम ऑफ एनी प्लेस, एनिमल, थिंग, पर्सन, उसको हम नाउन बोलते हैं। तो अपने लेसन में से आप बहुत आराम से, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, म्यूजिक। म्यूजिक तो एक चीज हो गई ना, तो ये नाउन हो गया। फिर आया कोर्टयार्ड, आंगन, वो भी एक नाउन है। और यहाँ पर डी से लिखना है। अब यहाँ पे सी पे खत्म हुआ म्यूजिक। आप देख रहे होंगे कि म्यूजिक में जो आखिरी जो ये लेटर है दैट इज सी, और सी से उन्होंने सॉरी नेक्स्ट वाला वर्ड, नेक्स्ट नाउन का वर्ड लिखा है कोर्टयार्ड। अब कोर्टयार्ड खत्म होता है डी पे, और उन्होंने अब चाहिए एक नाउन जो कि डी से शुरू हो। तो इट कैन बी डे ऑल्सो, DAY, डे, दिन, ठीक है ना। ये इस तरह से आप इन यहाँ अपने पूरे पाठ में से, लेसन में से ऐसे 4 नाउन ढूंढेंगे और इसको यहाँ पर लिखेंगे, जिसको कि हम अगली क्लास या उसकी अगली क्लास जब भी आप ज्वाइन करोगे आप मुझे बताओ, सो दैट आई एम क्लियर कि आपको नाउन क्या है ये पता है, ठीक है बच्चों। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एट द एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स। अब बेटा प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है? प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स एक ऐसा लेटर होता है या लेटर्स होते हैं जिसको कि हम किसी भी शब्द के आगे जब लगा देते हैं तो उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। मोस्टली हम इन लेटर्स को तब लगाते हैं जब हमने ऑपोजिट्स बनाने होते हैं, ठीक है। जैसे हुआ यूजुअल एंड अनयूजुअल। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। यूजुअल का मतलब एक ऐसी चीज जो आमतौर पे होती है, रोज होती है, ठीक है ना। जैसे यूजुअली यू कम टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, ठीक है। यू यूजुअली स्टडी फ्रॉम योर बुक्स। आप यूजुअली यू प्ले इन द इवनिंग, आप यूजुअली करते हो। अनयूजुअल क्या हो गया? वो उसका विपरीत, मतलब ऐसी चीज जो अनयूजुअल है, जो नहीं होती है, ठीक है, राइट। तो हमने क्या जोड़ा? यूजुअल के आगे उसको ऑपोजिट बनाने के लिए, विपरीत शब्द बनाने के लिए UN, ठीक है। तो UN जोड़ने से, यूजुअल के आगे UN जोड़ने से हमारा क्या बन गया बेटा? एक नया शब्द जिसका की मतलब यूजुअल से ऑपोजिट है, मतलब विपरीत है, अनयूजुअल। तो अब उन्होंने यहाँ पे बोला, उन्होंने आप लोगों को दिया है कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू का मतलब किसी चीज को करते रहना, ठीक है। अब उसको रोक देना इज डिसकॉन्टिन्यू। डिसकॉन्टिन्यू हुआ ना, तो डिस के लिए हमने DIS, ये 3 लेटर्स हमने जोड़ दिए अपने शब्द में, अपने वर्ड में। वर्ड जो बेस वर्ड था, जो मूल वर्ड था, वो था कॉन्टिन्यू, और उसके आगे हमने लगा दिया डिसकॉन्टिन्यू, DIS लगा के उसको उसका विपरीत शब्द बना दिया। अब आया पॉसिबल, ठीक है। तो पॉसिबल के आगे हमने क्या लगाएंगे? उसको विपरीत बनाने के लिए इम्पॉसिबल, IM, ठीक है। ये मैंने अभी यहाँ पे सारे रेड से लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको अगेन आई एम सेइंग, मैं इसको रिसोर्स मटेरियल में डाल दूंगी ताकि आपको याद हो जाए।
तो हमने पॉसिबल मतलब कोई चीज जो हो सकती है, और इम्पॉसिबल मतलब जो मुश्किल है होना। ठीक है, ओके। सर्टेन, ये तो होना ही होना है, सर्टेन। ठीक है, और उसी को हमने कहना है नहीं होना है, उसका विपरीत हो गया, उल्टा हो गया, तो हमने लगा दिया अनसर्टेन। जैसे अनयूजुअल बनाया था, ऐसे हमने अनसर्टेन, तो हमने यू एन जोड़ दिया सर्टेन में। ठीक है, तो बन गया हमारा अनसर्टेन। डेफिनेट, डेफिनेट को आगे हमने लगा दिया आई एन, तो बन गया विपरीत। डेफिनेट मतलब निश्चित तौर से, तो ये तो अब इसके बना दिया हमने इनडेफिनेट। तो यहाँ पे हमने इसी शब्द के आगे हमने आई एन लगा दिया। बिलीव, भरोसा करना, बिलीव किसी के में विश्वास करना। ठीक है, और उसको हमने बना दिया ना भरोसा करना, विपरीत उसका डिसबिलीव, तो हमने क्या जोड़ दिया, DIS, डिसबिलीव। राइट। इम्पोर्टेंट मतलब समथिंग विच इज बहुत जरूरी, इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। क्या चीजें इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, ठीक है ना, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में कुछ बनने के लिए। तो उसी का विपरीत क्या बना, ऑपोजिट क्या बना, अनइम्पॉर्टेंट। तो हमने क्या जोड़ दिया इसके आगे, UN। तो आप देख रहे हो ये UN, ये IM, ये DIS, ये क्या बन गए, ये होते हैं प्रीफिक्स। प्री का मतलब पहले लगने वाला, और सफिक्स होता है इसका बिल्कुल उलट, मतलब जो बाद में लगता है। जैसे हम किसी भी शब्द में ING लगा दें, ED लगा दें, है ना, तो वो बन जाएगा। जैसे मैं अगर मैं बोलती कॉन्टिन्यूड, या मैं बोलूं कि जैसे हो गया, जैसे क्या मैं बताऊं आपको, पार्टिसिपेटेड। अभी इसमें एक वर्ड था पार्टिसिपेटेड, तो ED लगा दिया। पार्टिसिपेट मतलब पार्टिसिपेट करना, पार्टिसिपेटेड उसका पास्ट फॉर्म हो गया कि किया था, उसमें भाग लिया था प्रतियोगिता में। ठीक है, चलिए वो सफिक्स के साथ हम कंफ्यूज नहीं होते हैं अभी। अब एक चीज एक एक बार करेंगे। तो प्रीफिक्स में हमने ये लगाया। फिर आया हमारा प्लेस, कोई चीज अपनी जगह पर है, और मिसप्लेस क्या हो गया, कोई चीज अपनी जगह से गायब है। ठीक है, आपने कोई चीज रखी और वो आपको नहीं मिल रही है, तो ये मिसप्लेस्ड इट। आप बोलते हैं ना, आई हैव मिसप्लेस्ड माई पेंसिल, आई हैव मिसप्लेस्ड माई पेन, मैंने अपनी वो चीज गुमा दी है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ रख के भूल गई हूँ या भूल गया हूँ, तो उसको हम बोलते हैं मिसप्लेस, और उसमें हमने जोड़ा MIS। अब नेक्स्ट वर्ड आ गया आपका नोन। नोन मतलब आप किसी को जानते हो। अब नोन कौन हुआ, आप तो जानते हो, अपने रिश्तेदारों को भी जानते हो, अपने फ्रेंड्स को भी जानते हो, अपने टीचर्स को भी जानते हो, वो नोन हुए ना। और इसी के आगे अगर मैं UN लगा दूंगी तो बन जाएगा अननोन। तो अननोन कौन होते हैं, स्ट्रेंजर्स, जिनको जो जैसे राह चलते इंसान को तो नहीं पहचानते ना हम बेटा, तो वो तो अननोन हुए, हम जानते ही नहीं वो कौन है, तो हमारे लिए वो स्ट्रेंजर्स हुए, तो उनके लिए भी हम अननोन बोलते हैं। आगे है रेगुलर। रेगुलर मतलब किसी चीज को आप रोज करते हो, ठीक है, रेगुलरली करते हो, राइट। तो उसका हो गया इर्रेगुलर, मतलब आप इर्रेगुलर, जैसे आप स्कूल जाते हो और आप अपना रोज जाते हो, आपका अटेंडेंस होती होगी, टीचर जो है आपका नाम बोलते होंगे और प्रेजेंट आप बोलते होंगे, है ना, तो आप रेगुलर हो अपने स्कूल जाने में। लेकिन अगर आप किसी रीजन से नहीं जा पाते हो, तो आपकी टीचर क्या बोलेगी, ओ यू आर इरेगुलर इन योर अटेंडेंस, आप तो आए ही नहीं स्कूल इतने दिनों से, है ना, तो इरेगुलर हो गए। तो मैंने आपको एक एक का मतलब भी बता दिया, और यही भी जब बता दिया कि हम कुछ शब्दों के आगे कुछ ऐसे अक्षर, कुछ ऐसा लेटर जोड़ते हैं जिससे हम उसका विपरीत बना देते हैं, इनको विपरीत बनाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन जो मैं सफिक्स की बात कर रही थी, सफिक्स बेटा मोस्टली हम लोग टेंस से रिलेट करते हैं। ठीक है, हम आपने टेंसेस करे ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, है ना, तो वो आपको टेंस का बताता है, राइट, कोई कार्य हो चुका है या हो रहा है, हम उसके लिए एक तरह से वो एक आपको समय भी बताता है आपको, तब हम सफिक्स को मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है, इसी के साथ अब हम आते हैं, इसको हम बीच में अभी पैराग्राफ को छोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने नोटिस अबाउट द सेम इन दी फॉर्म ऑफ, ओके, तो ये आपकी नोटिस राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग को हम एज अ राइटिंग स्किल अलग से लेंगे। लेकिन हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस करेंगे, तो मैं इसको अभी स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ, इस पर मैं वापस आऊंगी, पर आपको पहले कुछ और दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, राइट। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं बेटा कि अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस। सेंटेंस होता है वाक्य, ठीक है, और बिना वाक्यों की तो बेटा हम बात ही नहीं कर सकते। जब हम छोटे थे, छोटी क्लास में थे, तो हमें क्या पढ़ाया गया, ABCD क ख ग पढ़ाया गया था ना। तो इन लेटर्स को जोड़ के फिर हमारी टीचर ने हमें क्या सिखाया, हमने क ख ग जो था या ABCD था, उनको जोड़ के हमने वर्ड्स बनाए, अक्षर बनाए। हमने वर्ड्स बनाए, उन अक्षरों को जोड़कर हमने क्या बनाया, वाक्य बनाया। ठीक है ना। अब वाक्य होता है आपका सेंटेंस, और ये अलग अलग तरीके के होते हैं एज पर ग्रामर। आपके कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आप असर्ट करते हो, किसी को एक स्टेटमेंट देते हो, कुछ डिक्लेयर करते हो, कुछ बताते हो। ठीक है, अब जैसे रेवती इज अ म्यूजिक लवर, या प्लांट्स वर म्यूजिक लवर। अगर मैं ये ऐसा वाक्य बनाती हूँ जो आपके लेसन से कनेक्टेड है, तो वो कौन सा टाइप का सेंटेंस बना, वो बना असर्टिव। मैं ये डिक्लेयर कर रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ, ये एक सच्चाई है कि रेवती जो थी वो म्यूजिक, शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक एंड हर प्लांट्स वर म्यूजिक लवर। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स, ये दोनों ही वाक्य एक असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं, जिसको कि हम कहते हैं घोषक वाक्य। मैंने यहाँ पर आपकी ही मराठी में थोड़ा सा लिखा है को, अगर मैं कहीं गलत प्रोनाउंस करूं तो सॉरी, बट मैं कोशिश कर रही हूँ मराठी में आपको बताने के लिए। जैसे हम घोषणा करते हैं ना बेटा किसी चीज की, तो इसको कहते हैं असर्टिव स्टेटमेंट। इसके अलावा नंबर 2, ये तो हुआ एक। नंबर 2 हुआ इंटेरोगेटिव, जिसे कहते हैं क्वेश्चन, जो आपकी टीचर्स आपसे पूछती हैं, आपके मम्मी पापा भी आपसे कई बार प्रश्न पूछते हैं, कई बार आप भी पूछते हो, दिमाग में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। ठीक है ना, तो उसको हम प्रश्नार्थक वाक्य बोलते हैं। आई होप मैंने सही बोला हो। तो ये प्रश्न, जैसे आप हिंदी में जैसे प्रश्न बोलते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव। अब जैसे मैंने असर्टिव में यहाँ पे लिखा वी लिव नियर द फॉरेस्ट, हम कहाँ रहते हैं, हम जंगल के पास रहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर तो कोई सच्चाई है, हम रहते हैं जंगल के पास। तो मैंने एक बात बताई, मैंने एक घोषणा करी, मैंने लोगों को ये जताया बताया कि मैं जंगल के पास रहती, या मैं नदी के पास रहती, मेरा घर नदी के पास है। तो ये इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं बेटा, दे आर कॉल्ड असर्टिव। और इंटेरोगेटिव, प्रश्नार्थक वाले, डू यू लाइक ढोल डांस। आपको पता है ढोल क्या होता है? इट्स लाइक अ ड्रम, बड़ा सा जिसे बजाते हैं और लोग डांस करते हैं उसके ऊपर। सो डू यू लाइक ढोल डांस, और डू यू लाइक टू डांस ऑन दिस एनी ट्यून, कुछ भी बोल सकते हो आप, ऑन म्यूजिक और वट एवर। तो जब आप कोई भी प्रश्न पूछते हो, उसमें आप देखो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क आता है, आपको दिख रहा होगा, प्रश्न चिन्ह जिसे कहते हैं। जबकि हमने जब असर्टिव सेंटेंस में हमारा कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, ये आप जैसे हिंदी में पूर्ण विराम लगाते हो ना, कोई भी वाक्य को पूरा करते हो तो बाद में क्या लगाते हो, एक पूर्ण विराम लगाते हो लास्ट में। ऐसे ही हम इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं। अगर हम कोई भी वाक्य बेटा इंग्लिश में लिखते हैं और उसके बाद ये बिंदु नहीं लगाते हैं, फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, पूर्ण विराम ये वाला नहीं लगाते हैं, तो हमारे मार्क्स कट जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, हमारा सेंटेंस पूरा ही नहीं होता बिना फुल स्टॉप के। तो आप ये बात का ध्यान रखना। ऐसे ही जब हम प्रश्न पूछते हैं तो हमारा प्रश्न चिन्ह होता है, बिना प्रश्न चिन्ह के तो प्रश्न ही पूरा नहीं होगा, वो तो लगेगा ही नहीं कि प्रश्न है। ठीक है, फिर आया इंपेरेटिव सेंट। इंपेरेटिव, इंपेरेटिव होता है, अब आपको नीचे दिख रहा होगा, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर। या तो आप किसी को एडवाइस देते हो, किसी को कुछ कहते हो, जैसे आप ये बोलो अपने छोटे भाई बहन को कि पढ़ना जरूरी है, तुम पढ़ो, ठीक है, तभी एग्जाम में पास होगे।
या खेल कूद भी जरूरी है, क्योंकि हमारा शरीर उससे स्वस्थ होता है, ठीक है, मन प्रसन्न होता है। तो ये एक आप एडवाइस दे रहे हो, राइट, आप ये एक किसी को बस सुझाव दे रहे हो, हिंदी में सुझाव देना किसी को। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का मतलब जब आप किसी से प्रार्थना करते हो कि ये मेरे लिए कर दो प्लीज, जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं ना बेटा, हम प्लीज लगाते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कृपया, कि कृपया हमारे लिए कर दीजिए, प्लीज डू दिस फॉर मी, प्लीज गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ठीक है। आप ऑर्डर नहीं दे रहे हो, आप उस टाइम पे किसी को आदेश नहीं दे रहे हो, आप उसको प्यार से बोल रहे हो, और जब प्यार से बोला जाता है बेटा तो हम उसको प्लीज लगाते हैं शुरू में, ठीक है। तो वो हो गया रिक्वेस्ट। अब आ गया ऑर्डर। ऑर्डर का क्या मतलब हुआ? ऑर्डर मतलब आदेश, ये रिक्वेस्ट का बिल्कुल उलट है। और ऑर्डर ज्यादातर हमारे से जो हमारे बड़े हैं, हमारे टीचर्स हैं, वो दे सकते हैं ऑर्डर, लेकिन हम छोटे किसी बड़े को नहीं दे सकते, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपने से छोटों को हम एडवाइस देते हैं, अपने से बड़ों को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपने से छोटों को हम ऑर्डर भी दे सकते हैं, राइट। तो जो एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर, ये 3 प्रकार के जो वाक्य होते हैं ना, ये तीनों वाक्यों को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, राइट। और इसको हमने यहाँ पे मैंने लिखा है आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब इसी के साथ हम आते हैं 4th टाइप ऑफ सेंटेंस, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी का क्या मतलब है? अब एक्सक्लेमेशन होता है ना, जब आप खुश होते हो, क्रिकेट मैच देखते हो और इंडिया जीत गया तो हम खुशी के मारे एकदम उछलने लगते हैं, या कोई अच्छी हमारे मार्क्स अच्छे आते हैं तो हम खुशी के मारे उछलने लगते हैं। लेकिन अगर हमारे साथ कोई दुख हो जाता है, कोई परेशानी होती है, तो भी हम एक्सक्लेम करते हैं, लेकिन वो एक्सक्लेमेशन दुख का होता है। यू एक्सक्लेम बट दैट इज आउट ऑफ सैडनेस, दुख से, हैप्पीनेस से नहीं, ठीक है। तो हमने अपने भाव, हम जब भी अपने भाव व्यक्त करते हैं, whenever we express our feelings, our emotions, ठीक है, हम उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या लगता है बेटा? ये एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे मैंने आपको ये दिखाया कि क्वेश्चन मार्क लगता है, प्रश्न चिन्ह लगता है जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं, जब हम कुछ बताते हैं तो फुल स्टॉप लगता है, ठीक है। लेकिन जब हम खुश होके बात करते हैं, अपनी भावना को व्यक्त करते हैं, चाहे वो खुशी की हो या दुख की हो या आश्चर्य से हो, तब हम ये एक इस तरह का एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। इसको क्या कहते हैं? उद्धारार्थक वाक्य, उद्धारार्थक वाक्य, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे नीचे लिखी है, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी ताकि आपको याद रहे, ओके। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अभी मैंने आपको बताया असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, सेंटेंसेस दैट टेल अस समथिंग, कुछ बताता है, वो वाक्य जो हमें कुछ बताता है। जैसे द रिवर गिव्स अस फ्रेश वाटर, रिवर से हमें साफ सुथरा पानी पीने को मिलता है, ठीक है। रिवर होती है नदी। एंड आवर स्कूल स्टार्ट्स एट 10 o'clock, हमारा स्कूल हमारा विद्यालय का समय जो है वो 10 बजे का है, वो 10 बजे शुरू होता है। तो ये भी आपने डिक्लेयर किया, आपने बताया। तो ये हो गए हमारे सिंपल सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव बोलो या असर्टिव बोलो, और इसमें हमने क्या लगा दिया? फुल स्टॉप, राइट। अब आए हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, जिसमें हमारे प्रश्न पूछते हैं हम, सेंटेंसेस दैट आस्क अ क्वेश्चन, ये मैंने ये लिखा है, राइट। और इसके एग्जांपल्स हुए, वेयर इज योर विलेज फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, आपका विलेज फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है। या हु विल ब्रिंग बैम्बू फॉर द डांस, या डांस के लिए बैम्बू होता है ना, जो एक तरह की वो होती है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, बैथ बोलते हैं इसको हिंदी में, बैथ। उससे आपने देखा है बैम्बू से डांस करते हैं लोग, कितनी बार गांव में नाचते हैं, है ना, उसको लेकर। तो वहां पर मतलब उससे हम जब डांस कर रहे हैं, और इसका मैंने
प्रश्न बनाया तो हमने क्या लगाया प्रश्न, सिंस हमने प्रश्न पूछा तो हमने लगाया एक प्रश्न चिन्ह, जिसको जो कि मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है, ठीक है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको मैंने बता ही दिया, क्या बोलते हैं उसको हम, प्रश्नार्थक वाक्य, ये रहा, ठीक है, ओके। आपको ये दो तो समझ आ गए। अब हम आए इम्पेरेटिव। अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे कि इम्पेरेटिव होता है रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, मतलब किसी से हम बहुत आग्रह करते हैं, किसी से हम कुछ चीज मांगते हैं तो प्लीज लगाते हैं, या हम किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को किसी काम करने का निर्देश देते हैं, या हम सुझाव देते हैं। सुझाव मतलब एडवाइस, कि हमें समय से उठना चाहिए, समय पे सोना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, है ना, और पढ़ाई करनी चाहिए समय पे। तो ये सब चीजें हमारी एडवाइस में आ गई। लेकिन इनके भी अंदर हमने, जैसे मैंने लिखा है सिट इन अ सर्कल, तो यह क्या हुआ, सिट इन अ सर्कल अगर मैं पूछ रही हूँ तो मैं किसी को आदेश दे रही हूँ ना कि आप सर्कल में बैठो। सर्कल का मतलब गोलाई में बैठो, ठीक है। जैसे आप स्कूल जाते हो और आपकी टीचर आपको कोई एक्टिविटी कराती है और बोलती है ना सिट इन अ सर्कल, बच्चों चलो सर्कल में बैठो, तो वो आपको आदेश दे रही है, ठीक है ना। तो हमने, ये हुआ ऑर्डर। मैंने यहाँ पे जानबूझ के आगे लिखा नहीं है कि क्या है, क्योंकि मैं सोच रही थी आप मुझे बताओगे। डोंट वेस्ट वाटर, डोंट वेस्ट वाटर इज व्हाट, आप आदेश नहीं दे रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, वाटर इज प्रेशियस, पानी को हमें नहीं खराब करना चाहिए, उसको हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए, है ना। आपने स्कूल में भी सुना होगा कि पानी के टैप को बंद करो अगर नहीं चाहिए। घर में भी मम्मी पापा बोलते होंगे पानी का टैप बंद करो, चलते ना रहे पानी, है ना। सो वाटर इज प्रेशियस फॉर अस, हमारी जिंदगी के लिए। तो डोंट वेस्ट वाटर, अगर मैं ऐसे बोलती हूँ, हाँ, इसमें अगर मेरी टोन ऐसे होती है स्टॉप वेस्टिंग वाटर, तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर। वो मेरा सजेशन नहीं होगा, वो मैं आपको एक सुझाव नहीं दे रही हूँ, ठीक है। तो ये एक तरीके का वो हो गया कि मैंने आपको एडवाइस दिया, डोंट वेस्ट वाटर। लेट अस प्ले कबड्डी। आप लोग खेलते हो स्कूल में कबड्डी, खेलते तो होंगे जरूर, ठीक है। कबड्डी, खो खो और टग ऑफ वॉर, है ना, ये सब गेम्स तो आप खेलते ही होंगे ना, बचपन में हम भी खेले थे। तो लेट अस प्ले कबड्डी, तो आप क्या बोल रहे हो, एक सुझाव दे रहे हो, चलो आओ हम कबड्डी खेलते हैं, ओके। अब इसी के अंदर एक रिक्वेस्ट अगर डालना है तो मैं यहाँ पे अगर मैं लिख देती हूँ प्लीज डोंट वेस्ट वाटर, अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देती हूँ सेंटेंस को, प्लीज डोंट वेस्ट वाटर, तो ये क्या बन गया, प्लीज लगते ही क्या बन गया, ये रिक्वेस्ट। आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि पानी वेस्ट प्लीज मत करो। तो एक ही वाक्य को आप देखो ना, हम अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। हम उसको सुझाव बना सकते हैं, हम उसको ऑर्डर बना सकते हैं, हम उसको एक किसी को मतलब आज्ञा दे सकते हैं कि ये काम नहीं करो, या हम उसको एक आग्रह के रूप में ले सकते हैं, मतलब हम उसको रिक्वेस्ट की तरह से ले सकते हैं। सजेशन हो गया कि डोंट वेस्ट वाटर, आपने आग्रह किया किसी से प्लीज डोंट वेस्ट वाटर, एंड स्टॉप वेस्टिंग वाटर हो गया। तो मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको एक ऑर्डर दिया, आपको मैंने एक काम करने के लिए बोला, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। लास्ट में आया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो भी मैंने आपको पहले ही समझाया था, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, और अगर मैं शायद सही बोल सकूं, उद्रार्थक वाक्य, ठीक है। शायद आपकी मैम ठीक से ना बता रही हूँ आपको, ये शब्द का उच्चारण, ये अक्षर का उच्चारण जो है मेरे से हो नहीं रहा। तो इसका मतलब हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, वो सेंटेंस जिनके अंदर हमारे भाव जुड़े हुए हैं, ठीक है, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। वो खुशी की भी हो सकती हैं, सरप्राइज भी हो सकता है, मतलब आप आश्चर्यचकित हो, या आप गुस्से में भी हो, ठीक है। सो व्हाट अ नाइस डांस परफॉर्मेंस। अब मैंने क्या लगाया, ये एक्सक्लेमेटरी है तो
एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा, ना ही ये प्रश्न है तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह आएगा, तो क्या आएगा, व्हाट ए नाइस परफॉर्मेंस। ठीक है, आप यू एक्सक्लेम विद जॉय, आप बहुत खुश होके बोल रहे हो कि कितना अच्छा डांस था, परफॉर्मेंस थी। ठीक है ना, तो उसमें हमने लगाया एक्सक्लेमेशन मार्क। आह, द फेस्टिवल लाइट्स आर सो ब्राइट, अरे ये फेस्टिवल लाइट्स तो कितनी ब्राइट है, तो हमने फिर क्या लगा दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। ठीक है ना, क्योंकि हम अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। ओके, तो इसी के साथ हम आपकी, इसमें मैंने थोड़ा सा मराठी में लिखने की कोशिश करी है, जो कि आपको जब मैं भेजूंगी ये तो आप पढ़ पाओगे। ठीक है, अब इसी के साथ हम बेटा आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। इस नेगेटिव सेंटेंस को करने से पहले मैं आपकी बुक पे वापस आके आपको वो 4 प्रकार के सेंटेंसेस कराना चाहती हूँ, फिर हम नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। तो मैं इसको स्टॉप शेयरिंग कर लूँ, एक सेकेंड। यस, एक सेकेंड। आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये। अच्छा, इसके अंदर हमने यहाँ तक तो कर लिए। ठीक है, अभी मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस समझाए हैं। अब देखो, जैसे उन्होंने बोला स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो जो मैंने अभी आपको समझाया है वही चीज उन्होंने यहाँ पर आपकी बुक में, पुस्तक में लिखी है, पेज नंबर 21। रेवती वॉज अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक। अब ये कौन सा सेंटेंस हो, असर्टिव, क्योंकि वो आप एक चीज बता रहे हो किसी को कि रेवती जो है एक म्यूजिक की, संगीत की छात्रा थी, तो इसलिए ये एक असर्टिव सेंटेंस हो गया। द फ्लावर्स वर बिग एंड ब्राइटली कलर्ड इंडीड, जो फ्लावर्स थे वो बहुत बड़े थे साइज में और एकदम ही ब्राइट कलर के थे और बड़े थे साइज में। इंडीड दे वर रिक्वेस्टेड टू बिलीव हर। ये जो टाइप के सेंटेंसेस है ना बेटा, ये आप सिर्फ बता रहे हो किसी को कोई चीज। जब आप डिक्लेयर कर रहे हो, जब आप असर्ट कर रहे हो, जब आप किसी को जता रहे हो, बता रहे हो चीज को, सिंपल बताना कि मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री, आई वॉन्ट फूड टू ईट, तो आप इसे बता रहे हो ना, ना आप गुस्सा हो, ना आप प्लीज कर रहे हो, ना ऑर्डर है, ना एक्सक्लेम कर रहे हो, ना कोई प्रश्न पूछ रहे हो, तो ये हो गए असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो उन्होंने आपकी बुक में इनको असर्टिव सेंटेंसेस का नाम दिया है। इसी के साथ आए वो प्रश्न वाले, इंटेरोगेटिव, जो अभी हमने आपको समझाया। Wasn't रेवती a student of music? अब वही जो लाइन थी, वाक्य था कि रेवती वॉज अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक, उसी को उन्होंने बना दिया उसका प्रश्न, उसी का बना दिया क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन क्या बन गया बेटा, कि जो ये वॉज लगा था अंदर सेंटेंस में, रेवती वॉज, वही वॉज बाहर आ गया और उसमें लग गया नॉट, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा है वॉजंट, वही वॉज यहां पर आ गया। सॉरी, यही वॉज जो है बाहर आ गया, और बाहर आते ही क्या बन गया, ये क्वेश्चन बन गया, एक प्रश्न बन गया। क्या, वॉजंट रेवती अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक? देखो, वॉज को उन्होंने, इस वॉज को बाहर ले आए, ठीक है, और उसमें लगा दिया नॉट, जो क्योंकि आप प्रश्न पूछ रहे हो, और साथ में उन्होंने पूरा सेंटेंस लिख दिया, रेवती अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक, बाकी का, और लास्ट में क्या लगा दिया बेटा, प्रश्न चिन्ह, तो बन गया ना प्रश्न हमारा। ओके, हाउ कैन वी डाउट हर? हम उसको कैसे डाउट कर सकते हैं, जब हम हाउ, डू, व्हाट, वेयर, ये वाले जब हम शब्द किसी भी सेंटेंस से शुरू में लगाते हैं ना बेटा, तो हम क्या बना देते हैं, उसी सेंटेंस का, वाक्य का हम उसका रूप बदल देते हैं, और वो बन जाता है एक प्रश्न, एक क्वेश्चन। ठीक है, तो हाउ कैन वी डाउट हर, तो उसका उन्होंने सिंस क्वेश्चन पूछा तो एक क्वेश्चन मार्क आ गया। डू प्लांट्स हैव ईयर्स? आपके लेसन में आपने पढ़ा होगा, और मैंने भी जब आपको पढ़ाया पिछले लेसन में, कि
It seemed as if plants have ears. जब वो ये बोलते हैं ना कि plants जो थे, they were music lovers. Whenever they hear the music, they would bend towards रेवती, है ना, वो रेवती की तरफ झुक जाते थे. तो ऐसा लगता था, प्रतीत होता है जैसे कि उनके भी कान हैं, वो सुन सकते हैं. ठीक है, तो उसी को प्रश्न बना दिया, उसी का एक क्वेश्चन बना दिया. डू प्लांट्स हैव ईयर्स? क्या प्लांट्स के भी ईयर्स होते हैं? और ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया. तो ये हमारे कौन से सेंटेंसेस हो गए? इंटेरोगेटिव. ठीक है बच्चों, और फिर इसी के साथ हम आए अब नेक्स्ट सेट ऑफ सेंटेंसेस में. एक सेकंड, ये है सेट सी. प्लीज, अब देखो, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या लगाया? प्लीज. और अभी हम जब पढ़ रहे थे अपने इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में, जो कि 3 तरह के होते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड सजेशन. ठीक है, तो आपका ये वाला सेंटेंस क्या बना जब हमने प्लीज लगा दिया? प्लीज बिलीव मी. आप कहते हैं ना मम्मा को, प्लीज मम्मा मेरे को विश्वास करो, मैं सही बोल रही हूँ, है ना. तो प्लीज लगाने का क्या मतलब हुआ? रिक्वेस्ट. तो आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट करी. लेट अस वॉच द फन, लेट अस वॉच द फन. ये सेंटेंस बड़ा अटपटा सा लग रहा है मुझे. एनीवेज, लेट अस वॉच द फन की जगह हम इसको मैच भी बना सकते हैं. लेट अस वॉच द मैच. ठीक है, अगर हम तो हम क्या कर रहे हैं? हम ऑर्डर नहीं दे रहे हैं किसी को. हम ये नहीं बोल रहे आओ चलो ये काम करो, नहीं. लेट अस का मतलब एक सजेशन दे रहे हैं, आ जाओ हम देखते हैं. हम क्या कर रहे हैं? एक किसी को बता रहे हैं कि चलो आ जाओ देखते हैं, एक सजेशन दिया. अब अगला माने या नहीं माने वो उसका इच्छा है, उसकी पूरी इच्छा है कि वो करना चाहता है कि नहीं करना चाहता. तो ये हुआ प्लीज के साथ रिक्वेस्ट, ये हो गया सजेशन. सिट स्ट्रेट. सिट स्ट्रेट का क्या मतलब हुआ? आप किसी को बोलो सीधे बैठो. आप क्या दे रहे हो? ऑर्डर दे रहे हो. जैसे वो वाला था क्वेश्चन, सिट इन अ सर्कल. अभी हमने किया था ना, सिट इन अ सर्कल. आपकी टीचर अगर बोलती है या आपकी मैम बोलती है सिट स्ट्रेट, तो आपकी मैम क्या करा रही है? आपको क्या करा रही है? कि आप सीधे बैठो, जैसे झुक के नहीं बैठो, राइट. तो वो ऑर्डर दे रही है, सजेशन नहीं दे रही है. आपको ये नहीं बोल रही है कि आप करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो नहीं करो. आपको ऑर्डर दे रही है. एक्सक्यूज मी, ये एक रिक्वेस्ट है. यू आर जस्ट टेकिंग एन एक्सक्यूज फ्रॉम समवन. ठीक है, कि प्लीज मुझे कुछ भी, किसी भी चीज के लिए एक्सक्यूज हो सकता है. कोई भी कार्य के लिए एक्सक्यूज हो सकता है. जब आप किसी से माफी मांगते हो कि आप प्लीज जरा मुझे एक्सक्यूज कर दो इस चीज के लिए. ठीक है, तो ये आपकी हो गई बेटा कौन से सेंटेंसेस? इंपेरेटिव, राइट. तो आज का मुझे लगता है समय खत्म हो रहा है. बस लास्ट का मैं ये एक्सक्लेमेटरी और बता देती हूँ जो मैंने बताया. What, how big and bright the flowers were, how big and bright the flowers were, what a surprise, and what beautiful music that is. तो हर जगह पे जहां आप अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हो, खुशी की तरह से, यहाँ सब खुशी जाहिर कर रहे हो आप, तो वहां पर आप एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हो, क्योंकि अपनी भावना व्यक्त कर रहे हो. यहाँ पे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता रहे हो, कोई चीज आपके मन को भा रही है. ठीक है, तो इसलिए आप खुश होके उसके बारे में बोल रहे हैं. और इसी के साथ हम आज की क्लास यही खत्म करते हैं, फिर हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ.